स्याही सूख नहीं पाती अखबारों की, नई खबर आ जाती है बलात्कारों की। हेलो दोस्तों, न्यू ईयर सेल्फ के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पूरा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक एक ही नारा लगा रहा है और वो ये है, वी वांट जस्टिस। दोस्तों, पूरा देश आज आक्रोशित है। कोलकाता की घटना, आरजे कर मेडिकल कॉलेज की, हर किसी को दहला रही है। कल्पना मात्र से ही शहर उठता है। दोस्तों, 16 दिसंबर 2012 निर्भया कांड, जो कि 12 साल पहले हुआ, लेकिन आज भी वैसी स्थितियां हमारे समाज में मौजूद है। क्या हमारा समाज अभी कुछ प्रगति नहीं किया? क्या ये सवाल नहीं उठता हमारे समाज पे, हमारी सरकारों पे, हमारे पुलिस प्रशासन पे, हमारी सोसाइटी पे? दोस्तों, कोलकाता में हुआ, राजस्थान में हुआ, असम में हुआ, बिहार में हुआ, ऐसी तमाम घटनाएं हमारे सामने देखने को मिल रही हैं। दोस्तों, ऐसे तमाम घटनाएं हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे घरों में भी आती हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता, उसको दबा दिया जाता है लोक लाज के भय से। दोस्तों, एक हाईवे मूवी करके है, उसमें जिस तरह से दिखाया गया है, निश्चित रूप से हमारे समाज में भी वैसे ही होता है। दोस्तों, अगर मैं एनसीआरबी के डेटा की बात करूं, 90 रेप के मामले डेली हमारे समाज में घटते हैं। दोस्तों, उनमें से 96 96% उनके अपने खुद के जानने वाले होते हैं, जो उनके साथ ऐसा जघन्य अपराध करते हैं, ऐसी दरिंदगी करते हैं। वो तनिक भी अपने समाज, अपने रिलेशन के बारे में नहीं सोचते और ऐसी कुकृत्य करने के लिए अ, अपने आप को सक्षम पाते हैं। दोस्तों, आज का ये समाज कितना असंवेदनशील हो चुका है। दोस्तों, जब एक समाज के बच्ची के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ रेप होता है, तो सिर्फ उसी के साथ नहीं होता, पूरे समाज के साथ होता है। वो मंजर हर किसी को दहला देता है, समाज के मानसिकता को बताता है। दोस्तों, एनसीआरबी के ही डेटा की मैं बात करूं, 2023 में 4,45,256 मामले सामने आए। दोस्तों, 2022 में 51 एफआईआर पर घंटे लिखे गए। 2021 की बात करें तो 2,28,278 मामले सामने आए। दोस्तों, ये सब हम लोगों, हमारे समाज पे एक तमाचे की तरह है। आज आजादी के 78 वर्ष बाद हमें ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, हम हमारा देश तो आजाद हो चुका है, लेकिन हमारी बहनें नहीं। दोस्तों, कितनी कड़वी सच्चाई है हमारे समाज की, जो हम इस छोटे छोटे बात को समझ नहीं पाते। हर किसी की बहन, हर किसी की बेटी। दोस्तों, एक सवाल और खड़ा होता है जो सोचनीय है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की। दोस्तों, जो हमारी बहन मेडिकल ट्रेनी 36 घंटे काम करने करने के बाद इतना जघन्य मंजर अपने आप को कैसे सहने के लिए मजबूर किया होगा, कैसे सहा होगा? वो पांचों दरिंदे कैसे उनके अंग प्रत्यंग को छू रहे होंगे या जो भी कृत्य कर रहे होंगे? उनको 36 घंटे घंटे काम क्यों करना पड़ा? मेडिकल उस मेडिकल कॉलेज में क्या और ट्रेनी नहीं थे? और उनको अकेले क्यों वहां छोड़ा गया? सवाल नहीं खड़ा करता है मेडिकल कॉलेज के स्टाफ के ऊपर, जो भी वहां के चीफ हो? ऐसा क्यों? क्या ऐसा सोचा समझा रणनीति नहीं लग रहा है हम लोगों को? शायद हो सकता है। दोस्तों, हमारा देश अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाता है। दोस्तों, अभी हाल ही में आपने देखा ही होगा, झारखंड में स्पेनिश महिला के साथ गैंगरेप हुआ, जिससे पूरे भारत की छवि पूरे विश्व में भी धूमिल हुई। ऐसे न जाने कितने कृत्य अनजाने में होते रहते हैं। दोस्तों, हम कारण की बात करते हैं,
आखिर हमारे समाज में ऐसा घट क्यों रहा है? दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो रेपिस्ट होते हैं, जो दरिंदे होते हैं, उनको ग्लोरीफाई किया जाता है। अभी हम सभी ने देखा जो गुजरात की बिल्किस बानो के केस के अपराधी हैं, उनको किस तरह से माला फूल आदि भेंट किया जा रहा है, जैसे कोई रण जीत के आए हों। दोस्तों, हमारी हमारे समाज में विक्टिम को ही दोषी ठहराया जाता है, उनको शर्मिंदा महसूस करवाया जाता है। एनसीआरबी की ही डेटा के अकॉर्डिंग 4% की गति से हमारे समाज में रेप बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, जहाँ पे नीति का निर्माण होता है, चाहे वो संसद हो, चाहे वो विधानमंडल हो, वहाँ के जो हमारे सांसदगण, एमपी, एमएलए जिसको हम कहते हैं, ईडीआर के अकॉर्डिंग, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, 151 एमपी एमएलए रेप के आरोपी हैं। क्या पता नहीं उनके जो इलेक्टोरल डिक्लेरेशन है होता है, उस पे पता चलता है कि ये क्या हैं? कैसे उनको टिकट मिल जाते हैं, कैसे उनको अप्रूव कर दिया जाता है और वो विधायक भी बन जाते हैं? आपने अभी सुना ही होगा, प्रज्वल रेवन्ना और कुलदीप सेंगर जैसे इतने तमाम आरोपी हैं जो बेल पे या ऐसे ही घूमते रहते हैं। क्या हमारे समाज में इनके ही तरह और भी प्रज्वल रेवन्ना और कुलदीप सेंगर जैसे लोग घूम रहे होंगे? दोस्तों, आपने राम रहीम को भी देखा होगा और आसाराम जी को भी देखा होगा। वो भी अपराधी हैं, लेकिन वो बेल पे छूटते रहते हैं। हमारे समाज पे ये भी तो सवाल खड़ा करता है दोस्तों, जेंडर इनइक्वालिटी, जो कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे देश में 48% महिलाएं हैं, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 12% से कम, यानी मैं कहूँ 11.73% महिला पुलिस हैं। जो टारगेट होम मिनिस्ट्री के द्वारा रखा गया है वो 33% है। हम अपने आप को कैसे सुरक्षित फील करें कि हमें हमारी मदद के लिए महिला पुलिस तैयार रहेंगी, और हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है और हमारा जो कानूनी तंत्र है कितना लचर है, जो दोषियों को 10 साल 5 साल की ऐसे टालता रहता है, चलता रहता है, और वो एक समय के बाद लगता है कि इनको फायदा नहीं है। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। दोस्तों, हम निर्भया के कांड में ही देखें, निर्भया के केस में ही देखें, 12 में घटना हुई और 19 में सजा मिली। ऐसी ही व्यवस्था चलती रहे तो ये कारण बढ़ते जा रहे हैं, मतलब रेपिस्ट बड़े उत्साह से। दोस्तों, और एक छोटा सा कारण जिसको बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है कि हमारी बहनें शॉर्ट्स पहनती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं, लेकिन अगर ये सच होता तो विदेशों की सभी महिलाएं एक विक्टिम होती, रेप पीड़िता होती। और हमारे भारत में भी कुछ ऐसी जनजाति हैं जहां शॉर्ट्स पहने जाते हैं, जहां थोड़े देखने में लगता है कि न्यूड कपड़े होते हैं, छोटे कपड़े होते हैं। दोस्तों, और तो और बड़े ही उस तरह से कह दिया जाता है कि जो लड़कियां रात को बाहर क्यों निकलती हैं, क्यों ना निकलें, उनको भी फ्रीडम है घूमने का, कुछ भी करने का। लेकिन हम भूल जाते हैं कि रेप जो करता है वो हमारा भाई होता है, हमारा दोस्त होता है, हमारे पिता भी इवन होते हैं। दोस्तों, हम खुद को समझें और अपने भाइयों को भी रात को बाहर निकलने से रोकें, जिससे कि हमारे समाज में रेप को कम किया जा सकता है और हम खुद खुद को सुरक्षित करें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। हम अपनी सोच को बदलें। दोस्तों, आइए सोल्यूशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों, सोल्यूशन में पहला, आईपीसी 325 जो रेप की बात करता है, 376 ए, बी, सी, डी सभी रेप की बात करते हैं, जो कि अब बीएनएस में चेंज हो चुका है। सीआरपीसी की बात करते हैं, जो कि इसका भी अब नवीनीकृत
रूप हो गया है BNSS, उसका भी 327, 164 एक, 53 एक 4, तमाम ऐसे क्लॉजेज हैं, सेक्शंस हैं जो रेप के बारे में बताते हैं। दोस्तों, हम जो समझ पाते हैं, सभी संस्थाओं में, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो IIT हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, किसी भी, हर जगह प्रोफेशनल एथिक्स होनी चाहिए। उस चीज से रिलेटेड एथिक्स होने चाहिए। उनको हमेशा हर 6 महीने में, 3 महीने में जरूर सेमिनार के माध्यम से अवगत कराना चाहिए, और महिला पुरुष इंटरेक्शन हो, दोनों में सहजता महसूस हो, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। और जैसा भी माहौल हो, वहां पे जैसे कोई ऐसी जगह हो जहां पे ऐसी कुकृत्य किया जा सकता है, कुछ चुनिंदा स्थान को छोड़ करके सीसीटीवी की नजर में रखनी चाहिए। दोस्तों, हमें अपने बच्चों को भी गुड टच, बैड टच के बारे में बताना चाहिए। उनको सहजता फील हो इन सब चीजों में, और इन सब चीजों से लड़ने के लिए वो मुस्तैद रहें, तैयार रहें। उनको छोटेपन से ही कराटे हो, मार्शल आर्ट्स हो, इसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। और उनके पाठ्यक्रम में भी जो समझने लायक है, पॉक्सो एक्ट जैसी चीजें, और तुकाराम आदर्श वर्सेस महाराष्ट्र, कुछ गाइडलाइंस बताई जाए, विशाखा गाइडलाइंस के बारे में बताई जाए, कि आगे चल के पॉक्सो एक्ट जैसे मैंने कहा, उनको हर चीज थोड़े थोड़े मात्रा में जरूर बताया जाए कि आपके साथ ऐसा होने पे ऐसा हो सकता है, ऐसा करना चाहिए, कोई आपके साथ क्या कर रहा है, हर चीजों को थोड़ा थोड़ा बताया जाए। दोस्तों, निष्कर्षतः मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जितनी भी वैकेंसियां हैं जिस भी डिपार्टमेंट में, वो फुल कराई जाएं। जैसे कि हमारे और किसी बहन को 36 घंटे वहां पे न रहना पड़े, और ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जहां पे जेंडर जस्टिस की बात हो, जेंडर इक्वालिटी हो। किसी भी समाज में, किसी भी रूप में, हमें अपने सोसाइटी को ऐसे प्रमोट करना है, अपने समाज में, अपने इंस्टीट्यूशंस में, हर जगह जेंडर जस्टिस की बात हो। और डिफरेंट टाइप्स के ऐसे इनिशिएटिव हमें करने चाहिए, जैसे हमारे जुडिशरी में भी प्रॉपर एक ट्राइब्यूनल गठन हो रेप के मामले में, जिससे कि वो लंबा खींचे ना कोई केस, 3 महीने 6 महीने में त्वरित गति से न्याय हो, जिससे कि जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो दरिंदे होते हैं, उनको अन्याय न्याय जो भी मिलना है जल्दी मिले, और इस तरह से जो भी घटनाएं हैं कम घटेंगी। दोस्तों, ऐसे और भी चीजें हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आया होगा, और आप इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखे और क्या हम इसमें और ऐड कर सकते हैं, हम अपने स्तर से क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा समाज सुरक्षित हो और सभ्य बने। दोस्तों, हम स्पीड से सॉल्यूशन की तरफ काम करेंगे, और हम अपने बहनों को सुरक्षित रखेंगे, खुद को सुरक्षित रखेंगे, और हम सुरक्षित रहेंगे, हमारी बहनें सुरक्षित रहेंगी, हमारा समाज सुरक्षित होगा, हमारा समाज सुरक्षित होगा, तो हमारा देश सुरक्षित होगा, देश सुरक्षित होगा तो एटलीस्ट हमारा विश्व सुरक्षित होगा, जिसको हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। सही मायने में इस तरह का वसुधैव कुटुंबकम अच्छा होगा। और जैसे कि हमें अपनी जो भी पॉक्सो एक्ट हो, विशाखा गाइडलाइंस हो, उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाए, उसमें जो भी कमियां हैं, जो भी खामियां हैं, सुधार किया जाए। और दोस्तों, हमारे समाज में जो फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, उनसे हमारा पर्सनली आग्रह है, और सरकार को भी करना चाहिए, कुछ मोटिवेशनल जो इस तरह की हैं, जैसे आर्टिकल 375, ऐसी मूवी, पिंक, मैं कहूँ तो थप्पड़ भी, इस सब मूवी को दिखाया जाए, हकीकत क्या है और समाज में समरसता कैसे बढ़ाई जा सकती। और तो और एनिमल जैसे, कबीर सिंह जैसी मूवियों पर बैन होना चाहिए। ये कैसे इनको अप्रूव किया जाता है? जैसे कुछ गाने भी सुनने को मिलते हैं, अगर मैं भोजपुरी की बात करूं तो हुक राजा जी, और जैसे और चीजें हैं, तंदूरी मुर्गी हो, गटकले, ऐसे करके तमाम ऐसे गाने हैं, उनको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, जिसमें हम अपने समाज की बात करते हैं, उनको खटाक से हर किसी के मुंह पे हम देख लेते हैं, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ। दोस्तों, इस कल्चर को अपने समाज से हमें दूर करना है, जिससे कि हम सभ्य बने और हमारी आने वाली जनरेशन भी सभ्य हो। जब हम सभ्य हो जाएंगे
तो शायद ऐसी घटनाएं ना देखने को मिले। और हमारी गुजारिश है, हमें अपनी आने वाली जनरेशन से उनको अपने बारे में अवेयर करवाएं, जो भी जैसे भी हो सकता है हर तरह से अवेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।